माता की, भारत माता की। जरा आप दोनों बाजू उठा करके करिए ना। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज इस मंडी लोकसभा क्षेत्र के हमारे त्रिदेव सम्मेलन, जहां एक तरह से मैं कह सकता हूं साक्षात रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश उपस्थित हैं, और आज के इस कार्यक्रम में हम सबको अपना संदेश देने के लिए, हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए केंद्रीय मंत्री, जिनके पास जल शक्ति मंत्रालय है, जो जोधपुर से सांसद हैं, दूसरी बार सांसद हैं, आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हमारे बीच में मंच पर उपस्थित पार्टी के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष एवं सांसद आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, माननीय मंत्री श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी, श्री गोविंद ठाकुर जी, डॉक्टर रामलाल मारकंडा जी, और हम सबका मार्गदर्शन जो सदैव करते रहे हैं पार्टी को मजबूत करने की दृष्टि से, जिन्होंने अभी अपना संबोधन आपके समक्ष दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश के हमारे प्रभारी आदरणीय श्री अविनाश राय खन्ना जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री जो इस सारी योजना के पीछे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और निभा रहे हैं, आदरणीय श्री पवन राणा जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के महामंत्री और हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के साथ साथ में यहाँ के स्थानीय विधायक सुंदरनगर के भाई राकेश जम्वाल जी, सभी सम्मानीय विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारी, उपस्थित सभी बूथ के सम्मानीय अध्यक्ष, बूथ पालक, बीएलए और यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्रों, एक बात तो मैं आप सबकी ओर से आदरणीय श्री शेखावत जी का देवभूमि हिमाचल प्रदेश आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप जोधपुर से सांसद हैं और पहला चुनाव आपने लगभग 4.25 लाख वोटों से जीता, और यह भी बड़ी दिलचस्प बात है कि इनका मुकाबला भी किससे हुआ? जोधपुर की जो राज परिवार से संबंध रखने वाली और हिमाचल प्रदेश में हमारी चंद्रेश कुमारी जी, जो हिमाचल प्रदेश में भी मंत्री रही हैं, उनके साथ आपका मुकाबला हुआ और आपने बहुत रिकॉर्ड के साथ जो है उनको हराया। वो सांसद बनी थी, यहां से जाकर के जोधपुर से सांसद बनी थी, और उसके बाद दूसरा चुनाव 2019 में जब लड़ा आपने, तो वहां के मुख्यमंत्री महोदय लोकसभा के उस चुनाव में पूरे प्रदेश का प्रवास करने के बाद रात को रोज वहां इनके यहां पर आते थे, क्योंकि इनका क्षेत्र और उनका क्षेत्र एक है, और इसलिए जोधपुर की सीट चाहिए। और जो मेरी जानकारी के मुताबिक जितनी सभाएं उनने पूरे प्रदेश भर में की, गहलोत जी ने सभी लोकसभा क्षेत्रों में उससे भी ज्यादा
सभाएं उन्होंने इनको हराने के लिए जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में की थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप 3.25 लाख वोटों से जीत करके फिर से लोकसभा पहुंचे। और हम हिमाचल प्रदेश के सभी साथी, पार्टी के साथी आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप पहले केंद्र सरकार में राज्य मंत्री के नाते कृषि का महकमा देखते रहे और अभी आप बहुत ही महत्वपूर्ण महकमा जल शक्ति मंत्रालय जो है आपके पास है, और आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के लिए जो मदद मिली है, सबसे ज्यादा अगर मदद कहीं किसी प्रदेश को आपने की है, इसकी वजह मालूम नहीं है, ये मैं बताना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल के लिए अगर पूरे देश भर में सबसे ज्यादा अगर पैसा जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से दिया गया तो आदरणीय शेखावत जी के आशीर्वाद से वो प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाई और बहनों, जैसा आपके सामने यहां पर पृष्ठभूमि रखी हमारे मित्रों ने कि 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और स्वाभाविक रूप से हम चुनाव के करीब पहुंचने जा रहे हैं। और जब चुनाव के करीब पहुंच रहे हैं तो इस प्रकार के ये सबसे पहली आवश्यकता है कि जो हमारे बूथ को संभालने वाले हमारे सारथी हैं, जिनको हमने त्रिदेव की संज्ञा दी है, सबसे पहले वहां से शुरुआत की जाए, उनके साथ बातचीत की जाए सबसे पहले, क्योंकि जीत हासिल करने के लिए अगर सबसे ज्यादा अगर संघर्ष होता है, परिश्रम होता है, तो वो बूथ पर होता है। तो इसलिए बूथ के सभी त्रिदेव के सभी भाइयों बहनों को मेरा नमन। आप आज के इस कार्यक्रम में आए, आप सबका भी हृदय से अभिनंदन। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात, आज संत कबीर जी की भी जयंती है और संत कबीर जी की जयंती के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। कबीर जी के दोहे हम जब बचपन में हुआ करते थे, हम स्कूल में पढ़ा करते थे, और आज भी उनके दोहे कितने तर्क मतलब जो है वो तर्क संगत हैं। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ये कबीर जी ने उस दौर में कहा है, यानी कि कल का कार्य जो है वो आज कर, और जो आज करना है उसे अभी कर। पल भर में मालूम नहीं क्या हो जाए, तो फिर अगर ऐसी परिस्थिति है तो करेंगे कब, उस कार्य को कब करेंगे। ये कबीर जी ने उस वक्त बात कही है। और आगे उन्होंने और भी बात कही है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। यानी कि सीधा मुझे लगता है कि इसको समझाने की भी आवश्यकता नहीं है, दिल से सच्चा होना चाहिए। और जो आदमी दिल से सच्चा है उसे किसी प्रकार से किसी परेशानी के दौर में से गुजरना पड़ता है नहीं पड़ता है, क्योंकि सांच को आंच नहीं, ये हम आम शब्दों में कहा करते हैं। तो इसलिए उस वक्त की कबीर जी के दोहे आज भी कितने तर्क संगत हैं, इस बात को हमको सीखने की आवश्यकता है। हिमाचल पार्टी के संगठन की दृष्टि से नई चीजों की शुरुआत करता रहता है, और हम इस बात का जिक्र आज से नहीं कई बार कह चुके हैं। नए इनिशिएटिव लेना, ये हिमाचल प्रदेश के हमारे संगठन से बहुत सारे प्रदेश सीखते हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है और आज हमारे लिए सम्मान की बात है। यही एक वजह है कि हिमाचल प्रदेश के हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं की जो काम करने की क्षमता है, योग्यता है, शैली है, उसका परिचय पूरे देश भर में आज है। जहां भी अगर चुनाव का दौर आता है,
चाहे लोकसभा चुनाव, विधानसभा के चुनाव की बात आती है तो हिमाचल के हमारे साथियों के, हमारे पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए पूरे देश भर से मांग आती है कि हमारे यहां पर संगठन का संचालन करने और चुनाव का संचालन करने के लिए हिमाचल के लोग आए थे। उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है और बहुत बेहतरीन काम किया है। इसलिए अब की बार भी हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ताओं को हमारे यहां पर भेजिए, चाहे वो कोई भी प्रदेश है, चाहे वो राजस्थान है। आपका प्रदेश में भी हिमाचल के लोग बहुत जाकर के, बहुत संगठन के और सरकार के बनाने के लिए बहुत मेहनत करके आए हैं। चाहे उत्तराखंड की बात है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात है, चाहे दिल्ली की बात है, चाहे पंजाब की बात है, चाहे हरियाणा की बात है, अगर कार्यकर्ताओं की मांग आती है तो हिमाचल के कार्यकर्ताओं को हमारे यहां पर भेजो। इसलिए भेजो क्योंकि जहां हिमाचल का कार्यकर्ता जाता है वो ईमानदारी के साथ काम करता है और जीत के एक लक्ष्य के लिए जो है जोश और जुनून के साथ काम करता है। वो आराम करने के लिए नहीं जाता, घूमने के लिए नहीं जाता, सिर्फ काम करने के लिए जाता है। ये हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ता की एक पहचान पूरे देश भर में। और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि छोटा सा प्रदेश, लेकिन छोटे से प्रदेश से हमारी पार्टी के कार्यकर्ता आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। आज हमारी पार्टी देश के नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, ये सारी चीजें इसलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश संगठन कौशल में बहुत बेहतरीन काम करने वाला है और इसलिए आप सब लोग यहां पर जिम्मेवार जो जितने भी कार्यकर्ता बैठे हैं, मैं इस बात को बड़ा साफ कहना चाहता हूं, सरकार की वजह से संगठन नहीं बनता। अगर संगठन काम नहीं करते तो सरकार नहीं बनती। इसलिए सरकार की वजह से संगठन नहीं, संगठन की वजह से सरकार है। ये मूल हमारा सबसे बड़ा एक जो है वो आधार है। अगर आज हिमाचल प्रदेश में हम सत्ता में हैं तो ये परिश्रम आप सब कार्यकर्ताओं का है, आप सबकी मेहनत का परिणाम है। आप लोगों ने दिन रात परिश्रम करके, मेहनत करके ऐसी परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में पैदा की 5 वर्ष पहले और हिमाचल प्रदेश के लोगों ने समर्थन दिया, सहयोग दिया और बहुत बड़े बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और आज हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि ये हमारी सरकार का 4.5 वर्ष का कार्यकाल आप सबके सहयोग और आप सबके आशीर्वाद, आप सबके समर्थन के साथ जो है पूरा होने जा रहा है। लेकिन हर कदम पर कार्यकर्ताओं का सहयोग मिला, समर्थन मिला, शुभकामनाएं मिली, तब जाकर के आगे बढ़े। कठिन दौर था, कोविड का संकट जिसने सारी व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त कर दिया, लेकिन उसके बावजूद संगठन के कार्यकर्ताओं ने उस संकट के दौर में भी एक जिम्मेवारी के साथ अपनी जो है दिनचर्या को शुरू करके संगठन को भी सहयोग दिया, सरकार को भी सहयोग दिया और समाज को भी सहयोग दिया। कोविड के संकट में मैं इस बात के लिए मैं आप सबको साधुवाद देता हूं जो पार्टी के हमारे साथी बैठे हैं। यह आने वाले समय में इतिहास का हिस्सा रहेगा। जब दुनिया का सबसे बड़ा संकट हमारे सामने था, उस वक्त राजनीतिक दल के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे, बाकी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे, ये वो भी लोगों ने देखा है। लेकिन मुझे इस बात को लेकर गर्व है कि मेरी पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस वक्त मास्क नहीं थे तो मास्क बांटने के लिए मास्क बना करके घर घर में पहुंचे। इस बात के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। कहा कि सैनिटाइज करना है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सैनिटाइज करके गली गली में काम किया। पार्टी की ओर से कहा गया कि ऐसे संकट के दौर में कोई आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए। जहां किसी को राशन की जरूरत थी राशन दिया गया, जहां किसी को खाना देने की जरूरत थी वहां पर खाना दिया। ये काम हमारी पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं ने हर गांव में किया, हर जगह किया, हर विधानसभा क्षेत्र में किया।
और जब हालात ऐसे बिगड़ गए, ऐसी परिस्थिति बन गई, जब परिवार के सदस्यों के लिए भी संकट हो गया, किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो गई और मृत्यु करने के पश्चात उसके अंतिम संस्कार करने की जब बारी आई, न समाज में से कोई आगे आ पा रहा था, न कोई परिवार में से कोई आगे आ पा रहा था। मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीपी किट पहन करके उनका अंतिम संस्कार किया। इस बात के लिए मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। यहां हमारे राकेश जम्वाल जी यहां पर बैठे हैं। कितने ऐसे जो हमारे कोविड को संकट के दौरान जो दुनिया से चले गए, लेकिन जब दुनिया से जाने के पश्चात अंतिम संस्कार की बात आई, स्वयं भी और साथियों को लेकर के उन लोगों का अंतिम संस्कार करने में अपने दायित्व समझा, उस जिम्मेवारी को निभाया। यह अंतर है जिस बात को कोई भूल नहीं सकता है। और ऐसे संकट के क्षण में काम करने वाले अगर कोई कार्यकर्ता हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब कल्पना करिए, एक दल ऐसा भी था जिन्होंने काम कुछ नहीं किया, लेकिन बिल बना करके यहां से भेज दिया पार्टी हाईकमान को, कांग्रेस की हाईकमान को। हमने इतने पीपी किट बांटे, हमने इतने सैनिटाइजर बांटा, हमने इतना जाकर के मास्क बांटे और 12 करोड़ रुपए का बिल कांग्रेस के लिए भेज दिया गया कि आप ये पैसा हमारे खाते में जमा करो, पार्टी के खाते में जमा करो। आप कल्पना करिए, ऐसी पार्टी की अगर सरकार कहीं केंद्र में होती या प्रदेश में होती तो मालूम नहीं क्या होता। उसमें भी लूट का रिकॉर्ड स्थापित करती। आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और जो हालात ऐसे बने हैं पूरे देश में, देश का पूरी दुनिया में, वो देश का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ देश का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैं कह सकता हूं नरेंद्र भाई मोदी जी पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। एक विश्व नेता की छवि बनकर के पूरी दुनिया के सामने भारत की अलग जगह भारत दिखता है। भारत रुकता है तो वहां पर मोदी जी अगर मंच पर खड़े हैं, एक कोने में खड़े हैं, तो मंच पर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जितने भी नेता वहां पर उनको देखते हैं, कदम नहीं रोक पाते हैं। जहां मोदी जी खड़े हैं वहां जाकर के उनके पास करीब जाकर के उनके साथ बात करने की कोशिश करते हैं, बात करने के साथ फोटो खींचने के लिए कहते हैं। ये अंतर है। एक दौर ऐसा भी आया था जब भारत के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाते थे और उस मंच का एक कोना बनकर के रह जाते थे, हिस्सा बनकर के रह जाते थे। कोई प्रणाम भी नहीं करता था, कोई नमस्ते भी नहीं करता था। ऐसा भी दौर देखा है। इसलिए भाई और बहनों, ये हमारा सौभाग्य है। आज भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे देश के लिए जिस तरह के मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी, वो नेतृत्व हमको हासिल हुआ है नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में, जो हिमाचल आते हैं और हिमाचल आकर के सारी पुरानी बातों को याद करते हैं, सारी व्यवस्थाओं को छोड़ देते हैं और शिमला के रिज के मैदान पर अभी उनका आना हुआ उस कार्यक्रम में। और जैसे माल रोड पहुंचे, गाड़ी छोड़ करके माल रोड पर, अरे मैं तो यहां पर वर्षों तक टहलता रहा, चलता रहा, आज भी मैं चल करके वहां तक पहुंचूंगा। माल रोड के एक कोने से दूसरे कोने तक पैदल चल करके पहुंचे। प्रधानमंत्री तो कई आए, कई लोगों ने सभाओं को वहां पर संबोधित किया, लेकिन माल रोड पर पैदल जाकर के वहां तक पहुंचना ये किसी प्रधानमंत्री ने उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि मुझे माल रोड पर जाने का मौका मिला, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। बहुत प्रसन्न होकर के उन्होंने सारा किया। इसलिए सदैव इसलिए हमारे लिए गर्व की बात है। वो हमेशा जब हिमाचल आते हैं तो हिमाचल के लोगों के साथ इतना कनेक्टेड महसूस करते हैं। और हमेशा कहते हैं जब मैं हिमाचल आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर आया। ये शब्द प्रधानमंत्री जी के हिमाचल इस देवभूमि के लोगों के लिए निश्चित रूप से
बहुत बड़ी ऊर्जा देते हैं, बहुत बड़ा अपनापन देते हैं। लेकिन भाई और बहनों, ये सफर 4.5 वर्ष का कार्यकाल का पूरा हुआ और 4.5 वर्ष के कार्यकाल में जो आपका सहयोग मिला, समर्थन मिला, उसके लिए आप सबका अभिनंदन, आप सबका धन्यवाद। लेकिन आने वाले समय में जो चुनौतियों का दौर आने वाला है, उसके लिए सबसे ज्यादा अगर कहीं परिश्रम करना होगा, मेहनत करनी होगी, तो वो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले आप यहां पर बैठे हैं। और मुझे पूरा भरोसा, मैं आपके चेहरे पर इस बात को देख सकता हूं, अब की बार आप लोगों ने ठान ली है, और ठान ली है, जो पहले नहीं हुआ अब की बार करके छोड़ेंगे। भाजपा की सरकार है, फिर भाजपा की सरकार बना करके छोड़ेंगे। इस बात का जो है आप लोगों ने एक तरह का जो है जोश और जुनून के साथ ऐलान किया है, और निश्चित रूप से इसमें हम सफल भी होंगे। हमारी सरकार का यह कार्यकाल समर्पित रहा गरीब लोगों के लिए। चाहे उन बुजुर्गों के लिए पेंशन देने की बात थी, जो भीड़ का हिस्सा बनकर के अपने आप को संभालने की कोशिश करते थे। धक्का लगता था जब लोगों के बीच में खड़े होते थे और कागज लेकर के कहते थे हमें पेंशन चाहिए। हमने कहा बुजुर्ग घर में रहना चाहिए, ऐसी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, और वो भीड़ में आकर के हमसे मांगे पेंशन, इस बात की स्थिति नहीं आनी चाहिए। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे 4.5 वर्ष के कार्यकाल में आज हमको कोई बुजुर्ग हाथ में कागज लेकर के नहीं आता है कि मुझे पेंशन लगाओ। अगर कहीं बुजुर्ग मिलता है तो हम उसको पूछते हैं, तो कहता है कि पेंशन लग गई। अब तो 60 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए हमने पेंशन का प्रावधान किया। जो कांग्रेस के मित्र पूछते, हमसे पूछते हैं कि क्या किया जयराम ने, मैं उनको यह कहना चाहता हूं, उनके जमाने में 4 लाख लोगों को पेंशन मिलती थी, और हमारे जमाने में 7 लाख लोगों को पेंशन मिल रही है। वो 400 करोड़ रुपए खर्च करते थे पेंशन पर, उन बुजुर्गों के लिए 400 करोड़ रुपए खर्चते थे, और मेरी सरकार आज 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा उन बुजुर्गों के लिए खर्च रही है। आयुष्मान भारत को आगे बढ़ाते हुए हमने हिमकेयर की शुरुआत की, और बुजुर्गों के साथ साथ में उन लोगों के लिए जो गरीब आदमी है उनके इलाज की व्यवस्था की। और हिमाचल के इतिहास में पहली बार यह हुआ कि आज कोई अगर बीमार आदमी होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जब इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाने की बात आती है, सबसे पहले अपनी जेब में वो क्या डालता है, कौन सा कार्ड डालता है? या तो आयुष्मान भारत में है तो आयुष्मान भारत का कार्ड डालता है, या फिर हिमकेयर का कार्ड डालता है, क्योंकि उससे उसका इलाज वहां पर जो है बिना पैसे के होगा, उसकी मदद होगी। हर घर में गैस का चूल्हा होना चाहिए, ये गरीब आदमी सोचता था, लेकिन कल्पना करता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना को शुरू किया, और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हमको 1,37,000 गैस के कनेक्शन हिमाचल प्रदेश में प्राप्त हुए। लेकिन बहुत सारे गरीब लोग उसके बावजूद भी रह गए। महिलाएं कहने लगी कि इनके घर में तो गैस का चूल्हा आ गया, लेकिन हमारे तो अभी पहुंचा नहीं। हमने कहा चिंता मत करिए। हमने तय किया कि जितने भी घर बाकी बचे हैं उनके लिए भी हम अपनी सरकार की योजना चलाएंगे। तो मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना उनके लिए समर्पित की। और आज मुझे शेखावत जी इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में एक ऐसा राज्य है जहां हर घर में गैस का चूल्हा है, एक भी घर गैस के चूल्हे के बिना नहीं है। जो कांग्रेस के नेता हमसे पूछते हैं कि क्या किया जयराम ने, हमने तो ये किया, तुम अपना बताने की तैयारी करो, तुमने क्या किया। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत नौजवानों के लिए हमने 1 करोड़ रुपए का ऋण दे करके उसमें 25% सब्सिडी, अगर बेटी करना चाहती है, कोई विधवा करना चाहती है, अपना कारोबार करना चाहती है, उसको 35% सब्सिडी। अभी कांगड़ा में मुझे जाने का, धर्मशाला में सरस के मेले में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ऐसे नौजवानों ने अपने
काम शुरू किया है, अपने स्टार्टअप शुरू किए हैं, जहां वो 25-25, 30-30, 40-40 नौजवानों के लिए और लोगों के लिए भी रोजगार दे रहे हैं। पहली बार शुरुआत हुई मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की हिमाचल प्रदेश में। सहारा योजना का जिक्र यहां पर कर रहे थे आदरणीय खन्ना जी, और ये तो जीवन से जुड़ी ऐसी घटना है जिस घटना ने मुझे दिल तक छुआ कि एक पार्टी का हमारा साथी जो है वो किसी का एक्सीडेंट हो गया, और मैं उस गांव में जाकर के जब कार्यक्रम करने के लिए गया हुआ था, जब गांव के बीच में चौराहे में हमने बैठक की, कार्यक्रम किया, उसके बाद जब चलने लगा तो उसके परिवार के किसी साथी ने हमें कहा कि आप घर के अंदर आइए जरा, कोई आदमी मिलना चाहता है। हम देर हो रहे थे, हमने कहा कि अब हम अगले गांव के लिए निकलना चाह रहे हैं, देर हो रहे हैं। उन्होंने कहा 2 मिनट के लिए आइए। 2 मिनट के लिए जब मैं अंदर गया तो एक नौजवान मैंने बिस्तर पर लेटा हुआ देखा, और वो उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन उठ नहीं पा रहा था। मालूम पड़ा कि उस नौजवान का एक्सीडेंट हुआ, स्पाइनल कॉर्ड टूट गई, और जिसकी वजह से वो चल नहीं सकता है, इसलिए वो उस सभा में नहीं आ सका। इसलिए उसके परिवार के लोगों ने कहा ये आपका साथी है, पोस्टर लगाता था, झंडे लगाता था, पार्टी के लिए काम करता था, आज ये चल करके नहीं आपके पास पहुंच सका, आपको चलने के लिए हमने कष्ट दिया। ऐसे लोगों के बारे में कुछ सोचना चाहिए। कभी आप बड़े आदमी बनेंगे तो इस बारे में जरूर सोचना। जीवन को दिल को छू गई वो बात, और उस दिन मैंने तय किया कभी मौका मिलेगा तो मैं ऐसे लोगों के लिए अलग से कुछ मदद करने का रास्ता ढूंढूंगा। सरकार बनी, मुझे मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य आप सबके आशीर्वाद से और पार्टी के हमारे केंद्र के नेताओं के आशीर्वाद से मिला, तो हमने वो काम पूरा किया। आज 20,000 ऐसे लोग जो बिस्तर पर पड़े हैं लेकिन अपना काम भी खुद नहीं कर पाते, ऐसी परिस्थिति है, और उनके लिए हमने तय किया कि हमने उनके खाते में उनका रजिस्ट्रेशन करके 3,000 रुपए हर महीने उनको मदद डाल रहे हैं। कभी कांग्रेस की पार्टी जो सत्ता में इतने लंबे समय तक रही, कभी उन्हें सोचा, कभी कल्पना की कि कभी इस प्रकार से भी सोचा जा सकता है, ऐसे भी गरीब आदमी की, उस लाचार बेबस आदमी की मदद की जा सकती है? ये सपना कभी कांग्रेस को सोचने का हो ही नहीं सकता है, ये लक्ष्य भी नहीं होता है गरीब आदमी के लिए मदद करने की। और इसलिए हमने कहा है कि जहां गरीब वहां हम गरीब के करीब रह करके हमने काम किया है। ये अंतर है जिसको समझने और समझाने की आवश्यकता है। आज हमने ये भी तय किया कर बीपीएल परिवार की बेटी की शादी हो गई, उस बेटी के लिए दूसरे परिवार में जाने से बहुत बड़ा उसके जीवन में परिवर्तन आता है, लेकिन उस बीपीएल परिवार की बेटी की शादी के दिन हमने मुख्यमंत्री शगुन योजना के माध्यम से तय किया, जिस दिन उस बेटी की शादी होगी 31,000 रुपए हम शगुन के रूप में उस बेटी के लिए मदद करेंगे, उसके खाते में डालेंगे, और हम कर रहे हैं। और अभी हाल ही में जिन योजनाओं का हमने जिक्र किया, अगर मैं कहूं तो लंबी जाएगी बात। आदरणीय शेखावत जी के पास मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय इनके पास है। हम कैबिनेट में बैठ करके चर्चा कर रहे थे कि हमने कहा कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सुविधा देते हैं, लेकिन हम पानी का जो मीटर का किराया कितना अगर आता है तो मालूम पड़ा कि बहुत कम आता है। लगभग 30-32 करोड़ रुपए हिमाचल में 72 करोड़ की आबादी में 30-32 करोड़ रुपए हमको प्राप्त होता था। जब हम वहां पर चर्चा करने लगे, चर्चा करते करते बात निकल आई कि बहुत सारे लोग देते नहीं हैं। हमने कहा जो बहुत सारे लोग देते नहीं है ये कौन है? कि ये वो लोग हैं जो थोड़े प्रभावशाली है। कुछ लोग इसमें भी ईमानदार होते हैं, चलो देते हैं, लेकिन कुछ लोग नलका तो लगा लेते हैं लेकिन पैसे देते नहीं है। हमने कहा भाई एक चीज तय करो, या तो सबसे लो या फिर सबसे ना लो। फिर हमने तय किया कि पानी पिलाना जो है ये पुण्य का कार्य है, बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। अगर ये 30-32 करोड़ रुपए अगर नहीं भी आता है तो कोई संकट नहीं सरकार के ऊपर आने वाला बड़ा। और ऐसे में हमने तय किया ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी कनेक्शन लगे हैं, पानी के कनेक्शन लगे हैं, उन सब के लिए हमने तय किया
कोई भी पैसा मीटर का किराए का जो है पानी का किराए का नहीं लिया जाएगा। ये भी हमने तय किया। जो कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही वो कभी सोच नहीं पाई। और आगे बढ़कर के हमने एक और निर्णय किया, और खास तौर से जो हमने मातृशक्ति को खास तौर से जो ताकत देने के लिए हमारे लोगों ने कहा कि बहुत सारी हमारी माताएं बहनें काम के लिए निकलती हैं। एक जमाना होता था जब महिलाएं घर का हिस्सा होती थी, घर का काम देखती थी। आज तो महिलाएं घर के काम के साथ साथ में और बहुत सारे काम उनको करने पड़ते हैं। ऐसे में उनके लिए मदद करनी चाहिए, आने जाने के लिए उनकी कुछ मदद हो सके। तो रास्ता क्या निकाला, हमने कहा कि आबादी का 50% हिस्सा महिलाओं का है। तो इसलिए हमने तय किया कि बसों में किराए की व्यवस्था में भी हम महिलाओं से 50% लेंगे, आधा लेंगे, आधा नहीं लेंगे। पुरुष इसमें बड़े थोड़े नाराज हुए मेरे से, कहने लगे इन महिलाओं के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बोलते महिलाएं भी 50% हैं तो हम भी 50% हैं। मैंने कहा भाई साहब अगर बारीकी में देखें तो आपको इस बात का एहसास होगा कि अगर महिलाओं को हमने किराया 50% किया तो आप भी उसमें लाभार्थी। बोलते हम कैसे लाभार्थी हो गए? मैं कहा लाभार्थी इसलिए है वो क्योंकि बटुआ तो आपका ही खुलेगा। तो इसलिए आप भी तालीम जाओ भाई, जितने भी बैठे हैं यहां पर, राहत तो आप तक भी पहुंच रही है। और इसलिए मैं देख रहा हूं, मैं हर जगह में जा रहा हूं, कार्यक्रम में मैं जा रहा हूं कि यहां तो व्यवस्था यह है कि ये कार्यक्रम संगठन का कार्यक्रम है, जो व्यक्ति ने आना है वही आएगा। हर कुर्सी पर नाम लगा है, नाम के हिसाब से बैठना होगा। और मेरी भी जो है वो यहां पर कुर्सी बीच में होगी कहीं लगी हुई, पोलिंग बूथ सरोआ और पोलिंग बूथ नंबर 3, हाँ वहां पर लगी हुई। मैं भी वहां का बूथ पालक हूं, लेकिन मेरी कुर्सी यहां लगा दी एक व्यवस्था के अनुसार, नहीं तो मुझे भी वहां पर बैठना था। ये कार्यक्रम अलग तरह का कार्यक्रम है। कुर्सी के ऊपर नाम के साथ बैठने के लिए जिम्मेवारी ये दी गई है, इसलिए कोई सवाल नहीं है, ये कार्यक्रम इस तरह का है। और अब की बार इस बात का मैं जिक्र करना चाहूं, अब इन बातों को हमको उठाने की आवश्यकता है। और हिमाचल एक ऊर्जा राज्य के रूप में जाना जाता है, और ऊर्जा राज्य के रूप में जाना जाता है। हम 11,000 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। हम दूसरे प्रदेशों के अंधेरे को दूर करते हैं। दिल्ली को हम बिजली देते हैं, राजस्थान को भी बिजली हम देते हैं, हिमाचल प्रदेश से देते हैं, हरियाणा को हम देते हैं, पंजाब को हम देते हैं। लेकिन हमारे हिमाचल प्रदेश में जो नौजवान हमारे सब साथी पूछते थे कि लेकिन ऊर्जा राज्य होने के नाते हमें क्या लाभ है, तो हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में पहले 90 यूनिट का किया था, अब हमने 125 यूनिट का तय किया। और 125 यूनिट तक बिजली का बिल कितना आएगा? 0 बिल आएगा। और ये मैं इस बात को कह सकता हूं कि जितने भी लोग यहां बैठे हैं, कोई अगर कोई मशीन नहीं चलाता होगा, किसी के घर में कोई ऐसी कोई मशीन नहीं होगी जिस पर बिजली ज्यादा खर्च होगी, नहीं तो सबके सब जिनके घर में बिजली ऐसा नहीं है, कोई मशीन नहीं, जो कोई कारोबार नहीं है, तो उनके घर में बिजली का बिल जितने भी यहां पर बैठे हैं जुलाई महीने के बाद 0 बिल आएगा। ये मैं आपके बीच में कहने वाला हूं। इसलिए भाई और बहनों, मैं बहुत लंबी बात कहूं अब वो उचित नहीं है। हम सबको आदरणीय शेखावत जी को सुनना है। मेरा आप सबके बीच में एक निवेदन है। आपने सत्ता में एक बार नहीं अनेक बार पार्टी को लाया, लेकिन एक काम हमसे छूटा है। सरकार के बाद फिर सरकार, अपनी सरकार, फिर अपनी सरकार, ये कमी जो छूटी है, अब की बार इसको पूरा करेंगे। करेंगे, पक्का करेंगे। तो सब जोर से बोले भारत माता की, भारत माता की। और इसलिए यह मंच पर से एक बात का जिक्र हो रहा था
जो हमारे विपक्ष के लोग आजकल बहुत ज्यादा उछल उछल करके बातें कह रहे हैं कि बारी आ गई, हमारी बारी आ गई। हमने कहा नहीं आई। उत्तराखंड में भी यही बोलते रह गए, लेकिन धामी जी फिर आ गए। उत्तर प्रदेश में भी यही बोलते रहे, लेकिन योगी जी फिर आ गए। हमने कहा बारी का रिवाज खत्म। और अब की बार जिस प्रकार से नारा दिया गया है, इस नारे को थोड़ा और ज्यादा बेहतर करने की दिशा में कुछ लोगों ने मेरे को सुझाव दिया है। मैं अपने क्षेत्र में गया था, कुछ नौजवानों ने साथ किया है। उन्होंने कहा कि अगर इसको करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो क्या बोला उनने, ना राज बदलेंगे, ना राज बदलेंगे, ना ताज बदलेंगे, इस बार बस रिवाज बदलेंगे। और मुझे लगा कि यह अच्छा सुझाव दिया है, बस रिवाज बदलेंगे उससे। जो ये रिवाज बना हुआ 5 वर्ष मारी 5 वर्ष हारी, ये खत्म करना, अब की बार सपा ही खत्म करना इस बार। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, हमारे पड़ोस के राज्य, जहां राजस्थान के साथ साथ हमारे राजस्थान में भी ये परंपरा चली हुई है, लेकिन वहां भी आने वाले 1 साल के बाद चुनाव होगा, जब वहां की बात तब होगी। लेकिन हमारा हरियाणा में तो हमारी पार्टी की अधिकांश सीटों पर जमानत जब्त होती थी, 90% सीटों पर जमानत जब्त होती थी पहले। और आज वहां पर भाजपा की सरकार दूसरी बार लगातार है। उत्तराखंड में जब से अस्तित्व में आया, उत्तराखंड जब से बना है, वहां कभी भी सरकार रिपीट नहीं हुई, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हुई। लेकिन अब की बार फिर भाजपा की सरकार, वहां पर धामी जी फिर मुख्यमंत्री बने हैं। योगी जी 37 वर्षों के बाद, उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के बाद कोई सरकार रिपीट हुई, तो रिवाज बदल गया है भाइयों, उनको बोलना पड़ेगा। और ये रिवाज की बात उनके दिमाग में बिठानी पड़ेगी, और उसके लिए हम सब लोग काम करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, और मुझे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है, ये आपकी ताकत, इस ताकत के सामने कोई ताकत टिक नहीं सकती। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बात को। और वो ताकत हमारे त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसको हम बोलते हैं, जो सृष्टि के जो है वो जनन से लेकर के संचालन से लेकर के अंत तक जो है सारी व्यवस्थाओं को संभालते हैं। वो काम हमारे त्रिदेव करने वाले हैं। उस कार्य को आप करिए। और एक बार मैं और भी ये भी कहना चाहता हूं, इस दौर वर्ष भले ही 5 कहें, 4.5 वर्ष का कार्यकाल उसमें से बीता, लेकिन सही मायने में 2 वर्ष तो उस काम में बीते जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी, कोविड के। एक कार्यकाल बिना कोविड के भी चाहिए भाई। और वो दौर मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आप सबके सहयोग से मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हिमाचल को बहुत बड़ा सहयोग मिला। हिमाचल के लिए हर क्षेत्र में काम करने, विकास करने के लिए हमको मदद मिली केंद्र से। एक नहीं अनेक योजना हमको केंद्र से मिली है। जब हिमाचल प्रदेश ने अपना पक्ष रखा केंद्र के समक्ष, हमें मदद मिली है। और वहीं आदरणीय शेखावत जी का मैं भी आभार व्यक्त करता हूं। आपके आशीर्वाद से भी हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा हमको सहयोग मिला है। और आज एक विशेष योजना का भी यहां सुंदरनगर में उद्घाटन है। 23 करोड़ रुपए की लागत से बनी सुंदरनगर शहर के लिए 11 वार्डों में जो पानी की समस्या जो होती थी, उसका जो है उसका आज उद्घाटन है। उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इस कार्यक्रम के बाद वो भी कार्यक्रम होगा। आपका बहुत बड़ा उस दृष्टि से उसमें बड़ा योगदान रहा है। और विशेष तौर से मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहता हूं, जहां कांग्रेस के लोग हमको पूछते हैं कि कुछ नहीं किया, उन्होंने 50 वर्षों में 7 लाख नल के कनेक्शन लगाए हिमाचल प्रदेश में, और हमने 3 सालों में 8,37,000 कनेक्शन लगाए। जो वो 50 वर्ष नहीं कर पाए, वो 3 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में हुआ है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी का भी उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आदरणीय शेखावत जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, आगे के दौर के लिए हम आगे बढ़ेंगे, मिलकर के काम करेंगे, सारी चुनौतियों का सामना करेंगे। कांग्रेस का तमाशा आप लोग देख रहे हैं। जाकर के सिरमौर में विधायक कांग्रेस की बैठक में, जलसे में जाकर के धरना देने के लिए बैठ गए। कांग्रेस के पूर्व के जो स्पीकर रहे हैं वो भी जमीन पर बैठ गए। और जाकर के किन्नौर में जाते कांग्रेस की अध्यक्षा, और वहां पर जाकर के
पुलिस को भेजना पड़ा, पुलिस को उनका बीच बचाव करना पड़ा, सिर फोड़ने की नौबत वहां पर मंच पर ही आ गई थी। ये दौर आने वाले समय में भी आपको और देखने पड़ेंगे। इस तरह मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पूरे देश भर से समाप्त है और हिमाचल प्रदेश में तो मैं कहना चाहता हूं उनका दौर निश्चित रूप से अगर थोड़ा बहुत बचा था तो अब की बार इस दौर में वो भी साफ होगा। उसके लिए आप सबका आशीर्वाद, आप सबका समर्थन, आप सबका सहयोग चाहिए। इतनी बात कहते हुए मैं पूरी करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद सम्माननीय मुख्यमंत्री जी। कुछ सूचनाएं हैं, सूचनाओं की ओर सभी त्रिदेव ध्यान देंगे। अभी हम सबको पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्र में जल शक्ति मंत्री, इनका आज त्रिदेव सम्मेलन में हम सबको आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलेगा। इसके तुरंत पश्चात यहां पर राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान के पश्चात सभी त्रिदेवों की भोजन की व्यवस्था इसी पंडाल में की गई है। मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि हम सब कार्यकर्ता जिस जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी को उठाकर यहां मंच के बाईं ओर रख देंगे और इसी पंडाल में सबके भोजन की व्यवस्था रहेगी। और सभी त्रिदेवों को जो ये आईडी कार्ड दिया गया, आईडी दी गई है, इसको संभाल के रखें क्योंकि इसमें क्यूआर कोड भी है। आने वाले समय में भी जब हमारा कोई जिला स्तर का, मंडल स्तर का ऐसे त्रिदेवों के सम्मेलन होंगे, हम इसको साथ लेकर आएंगे। ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा। और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए मेरा सबसे निवेदन कि सभी कार्यकर्ता जो व्यवस्था में लगे हैं, पीने के पानी की जो खाली बोतलें हैं, उन बोतलों को बैग में हमारे कार्यकर्ता भर रहे हैं उनके पास दे दें ताकि इस पंडाल में, इस ग्राउंड में सफाई भी रहे। और अगले कल जो यहां पर सारी व्यवस्था को सफाई करने के लिए सभी पार्टी के सुंदरनगर के कार्यकर्ता यहां पर व्यवस्था सफाई देखेंगे। और मेरा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन रहेगा जिनको सूचना दी गई है कि भोजन के पश्चात यहीं ग्राउंड के पिछली तरफ बीडीओ के कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक बैठक रखी गई है। उस बैठक में जिन जिन को सूचना हुई है, भोजन के पश्चात वो सभी लोग उस हॉल के अंदर चलेंगे। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन कि इस सम्मेलन में व्यवस्थाएं बनाए रखें। आदरणीय शेखावत जी, हमारा ये त्रिदेव सम्मेलन मंडी संसदीय क्षेत्र का, इसमें ट्राइबल का क्षेत्र, हमारा लाहौल स्पीति से लेकर किन्नौर तक के कार्यकर्ता पिछले कल से चले हैं। वो सारे कार्यकर्ता कुल्लू, मंडी के, इसके साथ लाहौल और किन्नौर के सारे कार्यकर्ता, रामपुर के कार्यकर्ता लंबा सफर करते हुए, पूरी रात का सफर करते हुए यहां पर पहुंचे हैं। और हमारे इस त्रिदेव सम्मेलन की गंभीरता इस बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस सम्मेलन की तैयारी के लिए प्रदेश के महामंत्री संगठन पिछले 5 दिनों से यही सुंदरनगर में छोटी छोटी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। और उसके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का दिन में 4 बार टेलीफोन आता है और प्रदेश के अध्यक्ष जी प्रभारी जी पिछले कल पहुंचकर सारी जानकारी, सारी व्यवस्थाएं देखते हैं। तो मैं आज के इस त्रिदेव सम्मेलन में हम सब कार्यकर्ता इस नारे को लेकर, इस ध्येय वाक्य को लेकर चले बूथ की ओर, बढ़े जीत की ओर। आज गजेंद्र सिंह शेखावत जी के मार्गदर्शन के पश्चात हम सब कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर जाकर अपने बूथ को जीतने के लिए हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए प्रण लेकर अपने अपने बूथ पर जाएंगे। मेरा निवेदन रहेगा इस पंडाल में उपस्थित सभी त्रिदेवों से कि सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय शेखावत जी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। धन्यवाद।
बोलिए भारत माता की। मैं हिमाचल प्रदेश से ये आवाज निकले और देश के कोने कोने तक जाए, इस देवभूमि की आवाज देश के हर एक कोने तक पहुंचे, हम दोनों भुजाएं अपनी उठा करके संकल्प की मुट्ठी बांध करके पूरी ताकत के साथ में बोलें, भारत माता की, भारत माता की। सुंदरनगर में इस ऐतिहासिक धरती पर आयोजित भारतीय जनता पार्टी के त्रिदेव सम्मेलन में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश परिवार के मुखिया, प्रदेश के अध्यक्ष, संसद में मेरे साथी आदरणीय सुरेश कश्यप जी, जिनके नेतृत्व में पिछले 4.5 साल में हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने इस प्रदेश की विकास की गति को कई गुना बढ़ाते हुए सर्वस्पर्शी सर्वलोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इस हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से आमूलचूल परिवर्तन किया है, जिनके नेतृत्व में पिछले 4.5 साल में हिमाचल प्रदेश ने एक नई विकास का इतिहास और एक नई गाथा लिखी है, ऐसे आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हिमाचल प्रदेश के संगठन प्रभारी आदरणीय श्री अविनाश राय खन्ना जी, मंच पर आसीन मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह जी। जो महेंद्र सिंह जी मेरे ऑफिस में आते हैं तो मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी, मेरे सेक्रेटरी और मेरे ऑफिस के जो लोग हैं वो ये बात करते हैं कि ये मंत्री जी का दोस्त आ गया है। और जब ये मेरे ऑफिस में आते हैं तो मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहा था कि मेरे मंत्रालय में 2 तरह के मुख्यमंत्रियों को कभी आने की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक तो ऐसे जिनको शायद ये विश्वास नहीं था कि मैं अगर जाऊंगा तो मेरे प्रदेश के लिए मैं जो चाहूंगा वो मुझे मिल जाएगा, और दूसरे ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जिसमें हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी भी थे कि जिनको ये भरपूर भरोसा था कि हिमाचल प्रदेश सरकार का मंत्री अगर मोदी जी की सरकार में जल शक्ति मंत्रालय में इस हिमाचल के पहाड़ों पर बसे हुए लोगों के मांगने के लिए कुछ भी जाएगा तो खाली हाथ नहीं आएगा। ऐसी परिस्थिति मेरे मंत्रालय में। मंच पर आसीन मंत्री आदरणीय रामलाल मार्कंडे जी, आदरणीय गोविंद सिंह ठाकुर जी, स्थानीय विधायक आदरणीय श्री राकेश जामवाल जी, और ये जो आज त्रिदेव सम्मेलन इस सुंदरनगर की धरती पर हो रहा है उसके सूत्रधार आदरणीय पवन राणा जी। मुझे अभी हाल ही में पंजाब के चुनाव में आदरणीय पवन राणा जी के साथ में काम करने का मौका मिला। संगठन ने मुझे पंजाब के चुनाव की जिम्मेदारी दी थी। मैं लगातार लगभग 3 महीने तक पंजाब में था, और मैंने जब आदरणीय पवन राणा जी के साथ में काम किया तो मैंने नड्डा जी से एक दिन जाकर के कहा कि नड्डा जी, अगर आप मेरे काम से प्रसन्न हैं और अगर ये मानते हैं कि मैंने जो दायित्व मुझे दिया था, जो ईमानदारी से काम, अगर मैंने उस दायित्व को पूरा किया है
तो महाराजा दशरथ ने जिस तरह से कैकेयी को 2 वचन दिए थे, वैसे अगर आप मुझे एक चीज देने का वचन कर देते हो तो मैं पवन राणा जी को अपने राजस्थान के लिए मांगना चाहता हूं। मित्रों, आप इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ता हैं। इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश के रहने वाले आप सब लोग हैं और मैं सुदूर राजस्थान के दूसरे कोने से, पश्चिमी भाग कोने से आता हूं, जो देश का पश्चिमी कोना है। आप यहां बर्फीले पहाड़ों की धरती के लोग हैं और मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां मेरे यहां मिट्टी के बड़े बड़े टीले होते हैं, विशालकाय पहाड़ के जैसे मिट्टी के धोरे होते हैं। आप जिस प्रदेश में रहते हैं यहां बड़े बड़े पेड़ हैं, फलदार वृक्ष हैं, जंगल हैं, लेकिन मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उस क्षेत्र में छोटी छोटी कंटीली झाड़ियों के अलावा बड़े पेड़ भी हमारे यहां नहीं होते। आप इस हिमाचल प्रदेश में बर्फ की चादर के बीच में सर्दी के कई महीने तक और गर्मी में खुशनुमा मौसम में यहां रहते हैं। मैं जिस प्रदेश से आता हूं वहां साल के 8 महीने तक तपती हुई लू के थपेड़ों को झेलते हुए हम देश की सीमाओं पर संघर्ष करते हैं। मित्रों, आप इस हिमाचल प्रदेश में सेब और खुरबानी की धरती से का प्रतिनिधित्व करते हैं और मैं जिस प्रदेश से आता हूं वहां बरसात के बाद में जब मेरी खेजड़ी में फलियां लगती है या जाल पर जो पीलू लगता है छोटा छोटा, तो हम उसका भी उत्सव मनाते हैं। आप इस हिमाचल प्रदेश में सतलुज, रावी, व्यास, पार्वती, इस देश के बहुत बड़े भूभाग को सिंचित करने वाली, जीवन प्रदान करने वाली नदियों के प्रदेश के वासिंदे हैं। जबकि मेरे प्रदेश में तो एक दक्षिणी कोने में चंबल नदी बहती है जो सदा नीरा है, जो 12 महीने बहती है, वरना जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां तो हमारे यहां बरसात भी गिनती की होती है। तमाम तरह की विषमताएं हम दोनों के क्षेत्र में होगी, लेकिन एक समानता भी हमारे क्षेत्र में है, क्योंकि पहाड़ का आदमी, इस देवभूमि का आदमी जिन कठिन परिस्थितियों में रहता है, जिन कठिन पर जो है चुनौतियों के साथ में अपना जीवन यापन करता है, वो कठिनाई व्यक्ति के जीवन में साहस भरती है। वो कठिनाई विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का जज्बा के जीवन में पैदा करती है। उसमें इन कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ में एक उत्सर्ग की भावना, बलिदान करने की भावना अपने जीवन में प्रबल होती है और उसी कठिनाई की दौर से जूझता हुआ मेरे क्षेत्र का बाशिंदा भी ऐसे गुणों से सुशोभित होता है। इसलिए समानता यह है मित्रों कि हिमाचल प्रदेश के जैसे हर घर में एक न एक सैनिक होता है, मेरे क्षेत्र में भी, पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में हर घर में कोई न कोई एक बेटा इस देश की सीमा पर, सीमा पर देश की रक्षा के लिए 24 घंटे 365 दिन सन्नद्ध रहता है। मित्रों, मैं इसलिए आज इस त्रिदेव सम्मेलन में इस हिमाचल की वीर प्रसूता धरती को, इसकी रज को चंदन की तरह अपने मस्तक पर, अपने बाल पर सुशोभित करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं उस देवभूमि हिमाचल को जो मां भारती के मस्तक पर एक तिलक के रूप में सुशोभित है। और इस देवभूमि हिमाचल से जो संदेश जाता है वो संदेश पूरे देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, देश भर के भारतीय जनता पार्टी के सेनानियों को मार्गदर्शन भी देता है, उनमें उत्साह का संचार भी करता है। जो परिणाम हिमाचल प्रदेश देता है वो परिणाम आने वाले समय में देश के सारे चुनावों को एक नया रास्ता दिखाता है। और अब की बार हम एक बार यहां इतिहास बनाने के लिए खड़े हैं।
आने वाले समय में 2023 में राजस्थान में भी चुनाव होने वाला है, मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने वाला है, छत्तीसगढ़ और मेघालय में भी चुनाव होने वाला है। हिमाचल प्रदेश से जो चिंगारी निकलेगी वो इस कांग्रेस पार्टी को आने वाले चुनाव में सब जगह सर्वनाश करके समाप्त करने का काम करेगी। इस त्रिदेव सम्मेलन से मैं उसका आगाज करने के लिए आप सब लोगों के बीच में आया हूं। मित्रों, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। 70 साल पहले श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देश की सरकार में, नेहरू जी की सरकार में उद्योग मंत्री का ओहदा ठुकरा करके कश्मीर के मुद्दे पर सरकार से अपने आप को अलग करके एक नए राजनीतिक दल का गठन किया। गठन के समय से लेकर के एक स्पष्ट लक्ष्य था और वो लक्ष्य था कि इस देश को विश्व के शिखर पर पहुंचाना, मां भारती को विश्व गुरु का दर्जा दिलाना। और उसके लिए जो मार्ग निश्चित किया पार्टी की स्थापना के समय से आदरणीय दीनदयाल जी ने, आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, कि हम अंत्योदय के रास्ते पर चलते हुए समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला ला करके उसे सशक्त करते हुए इस देश को समृद्ध, शक्तिशाली और संपन्न देश बनाने का मार्ग तय करें। मित्रों, तब से लेकर के आज तक इस 70 साल में 7 दशक बीत जाने के बाद में, जैसा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा कर रहे थे कि एक समय था कि हरियाणा में 90% विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाती थी। यह परिस्थिति देश के लगभग सभी संसदीय क्षेत्रों में हुआ करती थी। जिन प्रदेशों का जब प्रदेशों के चुनाव होते थे, उन प्रदेशों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता के घर पर बैठ करके परिणाम आने के समय में जमानत जब्त होने के बाद में भी एक दूसरे का मिठाई खिला करके मुंह मीठा करते थे कि पिछली बार की बजाय अब की बार 500 वोट हमको ज्यादा मिले। पिछली बार हमारी 5000 वोट कम रहने के कारण से जमानत जब्त हुई थी, अब की बार 4,500 वोट हमारे जमानत बचाने के लिए कम पड़ गए। मित्रों, उस जमाने के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से संघर्ष किया, आज हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि वहां से लेकर के निरंतर प्रगति करते हुए, लगातार कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए आज हम उस मुकाम पर पहुंचे कि हम कह सकते हैं और गर्व के साथ में यह कह सकते हैं कि आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम गर्व के साथ में यह कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में हम सबके पास में उपस्थित। एक लंबी यात्रा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय की। आज जब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस विशाल संख्या में एक लोकसभा क्षेत्र के त्रिदेवों के रूप में यहां उपस्थित, आदरणीय मुख्यमंत्री जी अभी संज्ञा दे रहे थे, तुलना कर रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं इसको विस्तार से कह सकता हूं। आप सब लोग जो त्रिदेव यहां बैठे, निश्चित रूप से ब्रह्मा के रूप में जो सृजन का काम है, जो निर्माण का काम है, सृष्टि के निर्माण का काम मान्य का भगवान ब्रह्मा जी ने किया। इस देश का निर्माण और इस संगठन का निर्माण करने की जिम्मेदारी ब्रह्मा के रूप में आप सबके ऊपर। विष्णु का काम पालन करने का काम, विष्णु का काम संभाल करने का काम, और भगवान विष्णु की जिम्मेदारी अपने भूत के पालन की जिम्मेदारी भी त्रिदेव के रूप में आप लोग निभाते। भगवान शंकर जो विनाशकारी शक्तियों का शमन करता है, ऐसी शक्तियों के शमन की जिम्मेदारी भी अगर किसी की है, जो देश के विरोध में काम करने वाली ताकतें हैं, वहां से लेकर के इस समाज को बांटने वाली, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस देश को पीछे धकेलने वाली ऐसी जो ताकतें हैं,
उनका शमन करने की भी जिम्मेदारी आप त्रिदेवों के पास में है। एक लंबी यात्रा 70 साल की पूरी करके हम आज इस मुकाम पर पहुंचे। मित्रों, कल्पना करके देखिए कि हम कितने सौभाग्यशाली। क्या देश में दूसरी बार सबसे ज्यादा सांसदों के साथ में चुनी हुई पूर्ण बहुमत की सरकार आप ही सब जैसे कार्यकर्ताओं के द्वारा बनाई हुई नरेंद्र मोदी जी की सरकार के रूप में हम सबके साथ में। हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में एक यशस्वी सरकार के 4.5 साल पूरे हम करके सम्मान के साथ में 56 इंच का सीना लेकर के अपने प्रदेश की जनता के सामने, अपने बूथ में, अपने मतदाताओं के बीच में जाने की क्षमता हम सबके पास में। एक सुनहरा भविष्य हम सबको सामने दिखाई दे रहा है और पूरा विश्वास के साथ में आज हम सब लोग खड़े हैं कि अब की बार रिवाज और रवायत को बदलते हुए ये परंपरा जो यहां पर बदलने की 5 साल बाद की है, इसको तोड़ने के पूरी ताकत और हौसले के साथ में हम सब लोग खड़े हैं। लेकिन कल्पना कीजिए उस जमाने के कार्यकर्ताओं की, जब भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के कार्यकर्ता को सामने अंधेरा समुद्र दिखाई देता था, उसको किसी किनारे में कोई रोशनी नहीं दिखाई देती थी। वो कभी सपने में भी नहीं सोचता था कि हम पूरे बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब होंगे। वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि देश में सबसे ज्यादा सांसदों वाली पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। लेकिन अपने नेतृत्व पर विश्वास था और लक्ष्य के प्रति समर्पण अटल था। इसलिए उस अंधेरे समुद्र में भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के या जनसंघ का केसरिया झंडा लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। हम तो सौभाग्यशाली हैं, इस अनुकूल परिस्थितियों में हमको काम करने का अवसर मिला। लेकिन उनकी प्रतिकूलता को उन प्रतिकूल परिस्थितियों में काम किए हुए कार्यकर्ताओं का नमन करते हुए आज मैं स्मरण करना चाहता हूं आदरणीय गंगाराम ठाकुर जी का, आदरणीय महेश्वर सिंह जी का। मैं स्मरण करना चाहता हूं यहां से आदरणीय शांता कुमार जी को। मैं स्मरण करना चाहता हूं आदरणीय धूमल साहब का। मैं यहां से स्मरण करना चाहता हूं उस पूरी समृद्ध परंपरा का जिसने भारतीय जनता पार्टी के इस बीज को यहां से संभाल कर एक पौधे के रूप में विकसित करते हुए आज इस विशाल वटवृक्ष के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत किया। मित्रों, ये समृद्ध परंपरा जिसको इतनी बड़ी पीढ़ियों के कार्यकर्ताओं अपने परिश्रम से, अपना जीवन देकर के, अपनी जवानी देकर के, अपने परिवार के हितों की कुर्बानी देकर के इस मुकाम तक ला करके खड़ा किया है। यह हम सब के लिए एक चुनौती है। ये जो काला धब्बा हिमाचल प्रदेश के तिलक पर लाके मस्तक पर लगा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के मस्तक पर लगा है कि हम 5 साल बाद में अपनी सरकार को नहीं दोहरा पाते। अब उसको बदलने की चुनौती हम सबको स्वीकार करने की आवश्यकता है। मित्रों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि पिछले 8 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सरकार ने काम किया, गरीब को अपनी सरकार और शासन की पॉलिसी प्लानिंग में केंद्र बिंदु मान करके सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को प्राथमिकता देते हुए जिस तरह से काम किया, आज हम गर्व के साथ में जयराम जी के नेतृत्व में जिस तरह से 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, हम जनता के बीच में पूरे विश्वास के साथ में जा सकते हैं। मित्रों, मुझे याद है जब 2014 के समय में आदरणीय मुख्यमंत्री जी अभी चर्चा कर रहे थे मेरे चुनाव की, 2014 का चुनाव आया था। भारत की राजनीति की समीक्षा करने वाला कोई भी व्यक्ति, भारत की राजनीति की समीक्षा करने वाला कोई भी देशी या विदेशी संस्थान
भारत की राजनीति की समीक्षा करने वाला कोई भी टीवी चैनल, कोई भी सेफोलॉजिस्ट इस बात को मानने के लिए जो है तैयार नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी की या किसी एक पार्टी की पूरे बहुमत की सरकार बन सकती। 2014 में कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करता था। सब लोग कयास लगा रहे थे कि अब की बार गठबंधन किस तरह से बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आप जैसे सभी देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं के चरणों में वंदन करना चाहता हूं और विशेष रूप से अभिवादन करना चाहता हूं इस हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ताओं का। जब देश में कोई यह कल्पना नहीं कर सकता था, उस समय में हिमाचल प्रदेश से एक ओंकार उठी थी कि अब की बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम हिमाचल प्रदेश की 100% लोकसभा सीटों को जीत करके एक माला में अपनी तरफ से मोतियों के रूप में अर्पित करें। और हिमाचल प्रदेश के से जो संदेश निकला, वो संदेश राजस्थान से होते हुए, गुजरात से होते हुए, मध्य प्रदेश से होते हुए देश के 10 प्रांतों ने उस संकल्प को पूरा करने का, सिद्ध करने का काम किया कि 2014 में देश के 10 प्रांतों में 100% मतदान जो है, 100% सीटों में मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होकर के 100% विधानसभा लोकसभा सीटें हमने जीती। 2014 में चुनाव का परिणाम आने के बाद में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को संसदीय दल के नेता चुनने की औपचारिकता संसद के केंद्रीय कक्ष में पूरी की जा रही थी, मुझे आज 8 साल बीत जाने के बाद में भी वो अक्षर से याद है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी नेता चुने जाने के बाद में खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जब नई सरकार आती है, कुछ लोग कल्पना करते हैं कि यह सरकार किसानों के साथ में रहेगी, कुछ सोचते हैं कि शायद, अनुमान लगाते हैं कि शायद व्यापारियों के साथ में रहेगी, कुछ सोचते हैं कि ये इंडस्ट्रीज के लिए काम करेगी, कुछ कल्पना करते हैं कि ये शायद मजदूर के लिए काम करेगी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरी सरकार गरीबों के लिए जिएगी, गरीबों के लिए सोचेगी और गरीबों के लिए काम करेगी। गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, इन सब के जीवन में परिवर्तन ला करके, इनकी ताकत बढ़ा करके, इनके माध्यम से एक नया भारत बनाने के लिए काम करेगी। और 8 साल बाद आज उठा करके देख ली, 8 साल बाद आकलन करके देखिए, अपने पीछे घूम करके देखिए। मैं योजनाओं की चर्चा विस्तार से नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरह से सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काम किया और योजना दर योजना एक निश्चित रूपरेखा के साथ में, एक निश्चित दिशा में जिस तरह से सामान्य मानवी के को सशक्त करने के लिए देश की सरकार ने काम किया, आज 8 साल बीत जाने के बाद में हम पीछे घूम करके देखें तो निश्चित ही वो लोग जो पंक्ति में अंधेरे में खड़े थे, जो पार्टी का फलसफा था, जो पार्टी का दर्शन दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद जी ने दिया था, उस दर्शन पर आगे बढ़ते हुए उनके जीवन में परिवर्तन लाने की खुशी हम सबको निश्चित रूप से महसूस होगी। मैं कुछ विषयों का उल्लेख आपके सामने करना चाहता हूं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना का संकल्प देश के सामने रखा और लाल किले के प्राचीर से उन्होंने घोषणा की, मुझे याद है और आप सब कार्यकर्ताओं ने भी अनेक बार उसकी चर्चा की हो। देश का प्रधानमंत्री, एक समय का प्रधानमंत्री ये बात कहने के लिए विवश हो गया था कि हम 100 रुपए ऊपर से भेजते हैं और धरातल पर 15 रुपया पहुंचता है। प्रधानमंत्री जी ने जब जनधन खातों की कल्पना देश के सामने रखी, देश के बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाले लोग, भारत के आर्थिक जगत की समीक्षा करने वाले लोग और दुनिया की ब्लूमबर्ग जैसी संस्थाएं भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि 6 महीने में भारत में 10 करोड़ खाते खोले जा सकते। लोगों ने उस समय आर्टिकल लिखे थे अखबार में कि भारत का बैंकिंग सिस्टम इतना
भारत का बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतना समृद्ध नहीं है कि 10 करोड़ खातों का बोझ झेल पाएगा। लेकिन मित्रों, ये प्रधानमंत्री जी की ड्राइविंग फोर्स थी कि आज 10 करोड़ की जगह 45 करोड़ खाते खुले हैं और उन खातों की ताकत कोरोना के समय में जब गरीब के घर में पैसा पहुंचता है, या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का खाता जब देश का प्रधानमंत्री एक बटन दबाता है और देश के 11.5 करोड़ किसानों के खाते में जब 70,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर होता है, तब उस संकल्प की सिद्धि और जो है वो देश को नहीं दुनिया को दिखाई देती है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जो है सीना 1 इंच और चौड़ा हो जाता है। जब देश के प्रधानमंत्री ने यह संकल्प देश के सामने रखा कि हम 1000 दिन में देश के हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे, हर गांव तक बिजली पहुंचाएंगे। मुझे याद है लोकसभा में सत्र चल रहा था, देश का यान मंगल ग्रह तक पहुंचा था। जब कभी इस तरह की कोई घटना होती है जिस पर देश गर्व कर सके या देश के लिए चिंता की विषय भी हो सकता है, तब सदन में इस तरह के विषय पर सभी लोग अपने विचार प्रस्तुत करें, इसकी एक परंपरा है। मंगल ग्रह पर यान पहुंचा था। तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा ताई ने अनुमति प्रदान की कि सभी दलों के लोग इस पर अपना विचार रखें। कुछ लोग देश की सरकार को बधाई दे रहे थे। कुंठित मानसिकता के विपक्षी उसमें भी कहीं राजनीति खोजने की कोशिश कर रहे थे। सबने अपनी अपनी तरफ से अपने विचार अपने अपनी तरह से अपनी अपनी प्रतिबद्धता के रूप में विचार रखे। मैं भी 2014 में आप जोधपुर की जनता के आशीर्वाद से आप सबकी शुभकामनाओं से चुन करके गया था, नया सांसद था। मैंने खड़े होकर के, मुझे भी पार्टी की तरफ से 3 मिनट बोलने का अवसर मिला था अविनाश जी। मैंने खड़े होकर के कहा, मैं बधाई देना चाहता हूं देश की सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि हमने एक कीर्तिमान बनाया। लेकिन साथ ही मैंने कहा कि मैं बहुत दुख के साथ में ये कहना चाहता हूं कि बेशक हम मंगल पर पहुंच गए, कभी चांद पर भी पहुंच जाएंगे, लेकिन आज भी देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनको लालटेन की रोशनी में पढ़ना और अपना काम करना पड़ता है। और देश के प्रधानमंत्री ने एक संकल्प उसके कुछ दिन बाद में व्यक्त किया कि हम 1000 दिन में देश के हर गांव को रोशन करेंगे। हजार पंचायतें जो देश में अंधेरे में डूबी थी और करोड़ों घर जिनकी माताएं बहनें अंधेरे में भोजन पकाने के लिए विवश थी, आज देश में एक भी गांव ऐसा नहीं है और एक भी घर ऐसा नहीं बचा है जहां आज ये परिस्थिति हो। मैं गांव का आदमी हूं, गांव से गुजरते थे शाम सुबह में। आप हिमाचल प्रदेश में जंगल का देवभूमि में रहते हैं, आपके पास में खुली जमीन है। शहरों में, गांव में, कस्बों में जब जाते थे, गाड़ी की लाइट पड़ती थी, माताएं बहनें अनायास खड़ी हो जाती थी और दुनिया भारत की तरफ शर्म की निगाह से देखती थी। जब यूनाइटेड नेशंस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर डिस्कशन हो रहा था, तो दुनिया में जो 100 करोड़ लोग ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच के लिए अभिशप्त थे, ऐसे चिन्हित किए गए थे, उसमें से 60 करोड़ लोग भारत में थे। मैं एक नए चुने हुए सांसद के रूप में संसदीय प्रतिनिधि मंडल के साथ में यूनाइटेड नेशंस में मुझे जाने का अवसर मिला था। और जब ये भारत की तरफ उंगली करके जब यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर लोग ये कह रहे थे, बात कर रहे थे कि सबसे बड़ा ओपन डेफिकेटर भारत है और मेरी तरफ इंगित करके कह रहे थे, तो मेरा सर शर्म से नीचे झुक रहा था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री का अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने महिलाओं की गरिमा को, उन्होंने महिलाओं के शील की रक्षा के लिए कि नित्य प्रतिदिन उनकी अपनी गरिमा के साथ उन्हें समझौता न करना पड़े, उन्होंने यह संकल्प देश के सामने रखा कि हम महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती तक देश को खुले में शौच से मुक्त करेंगे। यूनाइटेड नेशंस ने 2030 तक का लक्ष्य दिया था, 2030 तक का समय दिया था कि भारत जैसे देश 2030 तक शायद उसको बड़ी मुश्किल से पूरा कर पाएंगे। लेकिन हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सौभाग्यशाली हैं मित्रों, हम गर्व के साथ में आज ये बात देश और दुनिया में जाकर के कह सकते हैं कि हमने 2019 में उस लक्ष्य को
समय से पहले पूरा करने का मैं कामयाबी प्राप्त की। 2019 में जब मैं स्टॉकहोम में वर्ल्ड वाटर वीक में बात कर रहा था, अक्टूबर 2 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से देश ने अपने आप को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया और उसके ठीक 8 दिन बाद में वो कार्यक्रम था स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। दुनिया भर के पानी और स्वच्छता में काम करने वाले प्रतिनिधि, दुनिया के लगभग 130 से ज्यादा देशों के मंत्री, लगभग 180 देशों के प्रतिनिधि, दुनिया भर से इन दोनों क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओ, इंडस्ट्री के लोग, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, सब लोग वहां थे। स्टॉकहोम वाटर वीक को दुनिया स्वच्छता और पानी के विषय में एक महाकुंभ के रूप में देखती है। मुझे भारत की तरफ से वहां बात करने का अवसर मिला और जब मैंने गर्व के साथ ये कहा कि जो दुनिया ने हमारे लिए, यूनाइटेड नेशंस ने हमारे लिए लक्ष्य 2030 का रखा था, मेरे देश में आज हमने 11.5 करोड़ शौचालय बना करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस लक्ष्य को हासिल करके दुनिया का सबसे बड़ा बिहेवियर चेंज प्रोग्राम करके हमने एक मिसाल दुनिया के सामने कायम की। मित्रों, जब मैं भारत के पवेलियन में आकर के वापस बैठा, 48 देशों के प्रतिनिधियों ने आकर के मुझसे मुलाकात, उन्होंने कहा कि क्योंकि वो सारे देश अफ्रीका के देश थे, वो सारे देश एशिया पैसिफिक के ऐसे देश थे जो विकास की इस यात्रा में भारत के पीछे खड़े हैं। उन देशों के प्रतिनिधियों ने आकर के जब ये कहा कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे देश हमारे लिए रोल मॉडल नहीं हो सकते, अगर भारत कोई कामयाबी हासिल करता है तो वो हमारे लिए एक आदर्श बनता है कि भारत ने किया है तो हम भी कर सकते। वो मार्गदर्शन चाहते थे, सहयोग चाहते थे, वो सीखना चाहते थे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने 135 करोड़ देश के लोगों के इस देश ने किस तरह से इसे सफलतापूर्वक किया। प्रधानमंत्री जी ने इसे जन आंदोलन का स्वरूप दिया और यह कहा था कि कोई भी बड़ी चुनौती, कितनी भी बड़ी समस्या, अगर जनता, सामान्य मानवीय, अगर समाज अपने कंधों पर उठा ले तो उसका आसानी से समाधान किया जा सकता है और उसे यशस्वी तरीके से पूरा किया जा सकता है। और यह सच माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। मैं अनेक उदाहरण इस तरह के दे सकता हूं। कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया, मुझे देश के कृषि राज्य मंत्री के नाते भी काम करने का सौभाग्य मिला है और मुझे देश में नहीं, दुनिया भर में, दुनिया के अनेक देशों में जाकर के व्यक्तिगत रूप से हल चला करके खेती करने का भी सौभाग्य मिला। मैंने देश में नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों में जाकर के व्यक्तिगत रूप से हल चला करके खेती की। मैं कृषि के क्षेत्र को बहुत गहराई से समझता हूं। भारत एक समय में ऐसा देश था जो खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हुआ करता था। एक समय था जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री को यह बात कहने के लिए मजबूर होना पड़ा था कि देश के लोगों को एक समय सप्ताह में उपवास करना चाहिए ताकि बाकी सब लोगों का पेट भरने के लायक अन्न बचाया जा सके। देश के हुक्मरान दुनिया के दूसरे देशों में जाकर के देश का पेट भरने के लिए गेहूं और दाल आयात करके लेकर के आते थे। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं देश के अन्नदाता किसानों का। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं देश के कृषि क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों का भी कि उन्होंने जिस तरह से काम किया, आज हम दुनिया के सबसे बड़े अनाज के उत्पादक देश बने। आज हम दुनिया के सबसे बड़े दूध के उत्पादक देश हैं। आज हम दुनिया के सबसे बड़े कॉटन के जो है कपास के उत्पादक देश हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े शुगर केन और शुगर के उत्पादक देश हैं। हम दुनिया के दूसरे बड़े फल और सब्जी का उत्पादन करने वाले देश हैं। हम दुनिया के सबसे ज्यादा शहद एक्सपोर्ट करने वाले देश हैं। हम दुनिया के सबसे ज्यादा मीट एक्सपोर्ट करने वाले देश हैं। हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े श्रिम्प एक्सपोर्ट करने वाले देश। एक लंबी यात्रा करके हम तय करके हम उस मुकाम पर पहुंचे, लेकिन इस मुकाम पर हासिल करने के बाद में जिस तरह से नीतियों में परिवर्तन सरकारों को करने की आवश्यकता थी, कृषि क्षेत्र को देखने का नजरिया जिस तरह से बदलने की आवश्यकता थी, लंबे दौर तक जो सरकारों ने काम किया वो इसमें चूक गई और उसका दुष्परिणाम यह हुआ
कि इतना लंबा दौर गुजर जाने के बाद में भी और इतने मुकाम हासिल करने के बाद में भी देश को न केवल खाद्यान्न की दृष्टि से सेल्फ सफिशिएंट अपितु दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग नेशन बना देने के बावजूद भी हमारे देश का अन्नदाता जो है वो व्यथित था, पीड़ित था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के कृषि क्षेत्र की तरफ देखने के नजरिए को बदलने की आवश्यकता है। जो उत्पादन केंद्रित दृष्टि से हम देश के कृषि क्षेत्र को देख रहे हैं, इसको बदल करके इसको जो है लाभ आधारित खेती किस तरह से बने, इस दृष्टिकोण से काम करना चाहिए। सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से लेकर के देश के किसान के लागत को कम करने के लिए उसे बीज और उर्वरक जो है फर्टिलाइजर्स टाइम पर मिले, उसके लिए सब्सिडी बढ़ाने से लेकर के और उसके मार्केट रिफॉर्म्स तक, कृषि क्षेत्र में काम करने वाले किसानों को फसल बीमा की सुविधा मिले, इन सब के रूप में काम करते हुए, आमूलचूल परिवर्तन काम करते हुए देश की सरकार ने कृषि क्षेत्र को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने के लिए काम किया। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की चर्चा अनेक बार हम सब लोगों ने सुनी होगी। कृषि क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों ने इस विषय पर बात किया होगा। ये मैं नहीं कहता, डॉक्टर स्वामीनाथन ने खुद ने लिख करके कहा कि किसी एक सरकार ने अगर कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए समग्र रूप से काम किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया। मित्रों, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा। कोरोना की आपदा आई, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा कर रहे थे, दर्द और दुख में व्यक्त कर रहे थे। कोरोना की आपदा आई, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम करूं, दुनिया की बात करूं, दुनिया की सारी पॉलिटिकल पार्टियां हाइबरनेशन में चली गई थी, सुषुप्तावस्था में चली गई थी। भारत में भी सभी पॉलिटिकल पार्टियां और पार्टियों के नेता, वर्कर, सब लोग घरों के अंदर अपनी जान बचाने के लिए दुबक करके बैठ गए थे। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता बूथ से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक अगर काम कर रहा था तो वो मित्रों हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम कर, अपनी जान को जोखिम में डाल करके लोगों के जीवन को बचाने, संभालने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर संघर्षरत। और दूसरी तरफ से अगर मैं सरकार के हिस्से के रूप में बात करूं तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि दुनिया का सबसे दूसरी बड़ी आबादी वाला देश, लिमिटेड रिसोर्सेज वाला देश, जिस देश में एक भी पीपी किट नहीं बनता था, जिस देश में चिकित्सा सेवाओं की सीमितता थी, सारा विश्व इस बात को लेकर के चिंतित था कि भारत जैसे देश में यदि यह बीमारी या आपदा प्रवेश कर गई तो विश्व में पूरी मानवता के सामने एक बड़ी संकट, एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। दुनिया भर के देशों का आकलन कीजिए, 15 ऐसे देश जहां सबसे ज्यादा कोविड का प्रकोप रहा, अमेरिका से लेकर के यूनाइटेड अरब अमीरात तक, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, ब्राजील, मैक्सिको, उन सब कुछ श्रृंखला के देशों को निकालिए। भारत को उसमें से अलग करिए। 14 जो कुल देश हैं, उन 14 देशों की कुल आबादी 140 करोड़ है और भारत की अकेली आबादी 136 करोड़। वो 14 देश, अमेरिका से लेकर यूनाइटेड अरब अमीरात तक, सब समृद्ध देश जितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे, हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 135 करोड़ लोगों की जान बचाने के लिए सीमित संसाधनों के साथ में उतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। यदि हमने इस कोरोना की आपदा में एक भी व्यक्ति को खोया है, निश्चित रूप से हमारे दिल में उसके लिए दर्द है, हमारे मन में दुख है और निश्चित रूप से एक पश्चाताप है कि काश हम उनका जीवन बचा पाते। लेकिन यह तुलना करके देखिए, पूरी दुनिया में उन 14 देशों में जितनी लोगों की कैजुअलिटीज हुई और भारत में कितनी हुई, तुलना करके देखिए, आपको फर्क दिखाई देगा। भारत में कितने लोग गंभीर रूप से बीमार हुए और उनमें से वापस ठीक होने का रेशियो कितना था, सीमित संसाधनों के होते हुए भी आपको फर्क दिखाई देगा। कोरोना का प्रबंधन जिस तरह से भारत में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने किया, आज पूरी दुनिया इस बात की मिसाल देती है। पूरी दुनिया भारत के मॉडल को एक आदर्श मॉडल के रूप में स्वीकार कर, कोरोना के दौर खत्म हुआ, लगभग समाप्ति की ओर है। मुझे याद है, मुझे स्मरण है, जब कोरोना की पहला दौर आया था, मैं युवा मोर्चा के देश के कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहा था। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए मुझे एक कार्यकर्ता ने पूछा
कि भाई साहब टीका कब तक बन जाएगा। मैंने कहा मैं न तो वैज्ञानिक हूं मित्र, न भविष्य वक्ता हूं, मैं कैसे बता सकता हूं कि टीका कब तक बन जाएगा। लेकिन मैंने उस दिन भी जिम्मेदारी के साथ में एक बात कही थी कि मेरी सीमितता है, मैं सारी बात आज आपके सामने नहीं कर सकता, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ में, मैंने 2020 में यह कहा था अप्रैल के महीने में कि जिस दिन दुनिया में दूसरे किसी देश में टीका लगना प्रारंभ होगा, उस दिन भारत में भी टीका लगना प्रारंभ होगा। हम भारत में टीका दुनिया के साथ में बनाएं। मित्रों, दुनिया के टीके का इतिहास उठा करके देखिए। पिछले 100 साल में दुनिया में 5 ऐसी वायरस जनित बीमारियां आई जिन पर दुनिया ने टीके के माध्यम से काबू पाया। 5 ऐसी बीमारियां। पहली बीमारी थी टिटनेस की बीमारी। टिटनेस का टीका 1924 में पहली बार दुनिया में अस्तित्व में आया और भारत उस टीके को पहुंचने में 54 साल लगे। 1978 में टीका भारत में पहुंचा। 78 में किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई की सरकार थी। पहला टीका भारत में अगर कोई लेकर के आया, 54 साल बाद में भी लेकर के आया, तो मोरारजी देसाई की सरकार में वो टीका भारत में आया। दूसरी ऐसी बीमारी जो जापानीज इंसेफेलाइटिस है, उसका टीका 1930 में बना और हिंदुस्तान पहुंचने में उसको 73 साल लगे। 2013 में हिंदुस्तान में पहुंचा। उसके बाद में पोलियो की बीमारी। हम सबको स्मरण होगा कि पोलियो का कहर पहले किस तरह से हमारे गांव में, देश में दिखाई देता था। हर गांव में एक न एक, 2, 4 बंधु ऐसे होते थे जिनका जीवन पोलियो की बीमारी के कारण से अभिशप्त हो जाता था। पोलियो का टीका 1955 में दुनिया में अस्तित्व में आया। दुनिया ने जो है उसे खोजा, आविष्कृत किया और भारत में 1978 में वो 23 साल बाद में भारत में पहुंचा। ठीक इसी तरह से हेपेटाइटिस बी का टीका 1982 में आया और 1982 से भारत में पहुंचने में 2002 साल के साल में कुल मिलाकर के 20 साल लगे। और रोटा वायरस का टीका 1998 में आविष्कृत हुआ और भारत में पहुंचने में 2015 में 17 साल लगे। 17 साल से लेकर के 78 साल का टाइम भारत में टीकों को पहुंचने में लगा था। लेकिन अब की बार जब आपदा आई, तब जब अमेरिका में टीका लगना प्रारंभ हुआ मित्रों, तब मेरे लाहौल स्थिति के में जो है दूर पहाड़ की चोटी पर बैठे हुए व्यक्ति के भी बाह में वो टीका लगाया गया। हमने दुनिया का सबसे बेहतरीन 2 टीके बनाए, सबसे सस्ते टीके बनाए, सबसे ज्यादा प्रभावकारी टीके बनाए और दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम आज अपने देश में हुआ। 196 करोड़ डोजेज हिंदुस्तान में लगी। और अभी आज से 8 दिन पहले मैं कजाकिस्तान में था और तजाकिस्तान के प्रधानमंत्री मुझे मिलने के लिए आए। जब मिलने के लिए आए तो अपनी बाह ऊंची करके उन्होंने मुझे कहा कि मुझे भी यहां 2 भारत में निर्मित टीके लगे। मित्रों, हम सब के लिए निश्चित रूप से गर्व का विषय। ऐसे अनेक विषयों की चर्चा मैं आपके सामने कर सकता हूं। 2019 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देश के सामने संकल्प व्यक्त किया लाल किले के प्राचीर से कि हम देश के हर घर तक पीने का पानी 2024 के अंत तक पहुंचाएंगे। माताओं बहनों को इस अभिशाप से मुक्ति दिलाने में के लिए काम करेंगे। मित्रों, मैंने करीब से नहीं देखा है, लेकिन मैं जानता हूं कि जिस तरह की कठिन परिस्थितियां राजस्थान में, उसी तरह की परिस्थितियां शायद यहां भी होंगी। क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। बरसात में पानी बह करके नीचे चला जाता है। माताओं बहनों को सिर पर मटका रख करके नीचे से पानी लेकर के ऊपर पहाड़ पे चढ़ने की शायद कष्ट उठाना पड़ता हो। मैं तो पश्चिमी राजस्थान से आता हूं। जैसा मैंने कहा, मेरे यहां पानी होता नहीं। मेरे क्षेत्र में जब बेटी 12-13 साल की होती है, जयराम ठाकुर साहब, तब अपनी मां के साथ में, अपनी बुआ के साथ में, अपनी चाची के साथ में, अपनी मासी के साथ में, अपनी बड़ी बहन के साथ में कौतूहल वैसे एक छोटा सा मटका लेकर के पानी लेने के लिए यात्रा प्रारंभ कर। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे मटके की उम्र भी, साइज भी बढ़ती जाती। अविनाश खन्ना जी ने हमारे यहां काम किया है, मेरे प्रभारी के नाते काम किया, इन्होंने देखा हो। वो उम्र और जब बढ़ती है
जब बच्ची जवान होती है, शरीर में शक्ति आती है, तो एक मटके के ऊपर दूसरा और दूसरे के ऊपर वो पहले वाला 3-3 मटके रख करके वो दिन में 5-5, 10-10 किलोमीटर पानी लेने के लिए आती और जाती। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जब बुढ़ापे की तरफ आते हैं, तो उसी क्रम में वो मटकियां वापस उतरती भी जाती हैं और अंत में जब 65-70 साल की उम्र आती है, कमर झुकने लगती है, तो वही 12 साल की उम्र वाली छोटी मटकी सिर पर आ जाती है। हम भगवान की परिक्रमा करते हैं, मंदिर की परिक्रमा करते हैं, तीर्थ स्थल की परिक्रमा करते हैं, हमारे यहां रवायत है। लेकिन मेरी माताएं बहनें अपने जीवन में पानी लाने के लिए जितने कदम चलती हैं, ठाकुर महेंद्र सिंह साहब अगर उनको जोड़ना शुरू करें एक एक कदम को, वो पूरे जीवन में धरती की 4 बार परिक्रमा करने जितना परिश्रम करने को मजबूर थी। और देश के प्रधानमंत्री ने संकल्प किया कि हम हर घर तक पीने का पानी पहुंचा करके माताओं बहनों को उस अभिशाप से मुक्त करने के लिए काम करेंगे। देश में कुल मिलाकर के 19 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण आवास है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में जो 70 साल में से 50 साल सरकारों ने मिलकर के जितने कनेक्शन दिए थे, उससे कहीं ज्यादा कनेक्शन इन्होंने पिछले 3 साल के कालखंड में दिए। देश में आजादी से लेकर के 2019 में जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, तब तक कुल मिलाकर के 19 करोड़ घरों में से केवल 3 करोड़ 23 घर तक पीने का 23 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंचता, मात्र 16%। हम सब जानते हैं कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार पानी जो है वो राज्य सरकारों का विषय है और देश में अलग अलग तरह की परिस्थितियां हैं। हर राज्य की अपनी अलग अलग प्राथमिकताएं हैं, अपने अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियां हैं, अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं। हमने राज्यों की सरकारों के साथ में व्यापक विचार विमर्श किया, बातचीत की, उनसे चर्चा की और 25 दिसंबर 2019 को सुशासन के दिवस के दिन विज्ञान भवन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना की गाइडलाइन जारी करके इस योजना का सूत्रपात किया था। डॉक्टर ठाकुर महेंद्र सिंह जी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। जब उन्होंने सूत्रपात किया, उस दिन से यह काम प्रारंभ हुआ और 25 दिसंबर से 25 मार्च 2020 को 3 महीने बाद, ठीक 3 महीने बाद देश में लॉकडाउन लग गया। कोरोना की आपदा के चलते सब कुछ बंद हो गया था, ठहर गया था देश में, क्योंकि लोगों को यह विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन लोगों ने प्रश्न खड़ा करना शुरू किया कि अब की बार शायद ये जल जीवन मिशन टाइम से डीरेल हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था। लेकिन आज मैं अभिनंदन करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री का और उनकी ड्राइविंग फोर्स का कि कोरोना की आपदा के 2 से भी ज्यादा साल होने के बावजूद भी, कोरोना के इस संकट ने सब कुछ जीवन को प्रभावित किया, इसके बावजूद भी जहां 70 साल में 3 करोड़ 23 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंचा था, इन पिछले 33 महीने में हमने देश की 6 करोड़ 70 लाख माताओं बहनों को घर में पानी पहुंचा करके इस अभिशाप से मुक्ति दिलाने में सफलता प्राप्त की। आज जो 16% का कवरेज का आंकड़ा था, वो बढ़ करके 50% को छूने के कगार पर खड़ा है। देश के अनेक प्रदेश ऐसे हैं, हरियाणा ने 100% का लक्ष्य प्राप्त किया है, तेलंगाना ने 100% का लक्ष्य प्राप्त किया, गोवा ने 100% का लक्ष्य प्राप्त किया, अनेक केंद्र शासित प्रदेशों ने 100% का लक्ष्य प्राप्त किया। लेकिन अभिनंदन करना चाहता हूं यहां जयराम ठाकुर साहब का और उनकी टीम का, उनके माननीय मंत्री जी का, कि हिमाचल प्रदेश जैसी इतनी पहाड़ी चुनौतियों के होने के बावजूद भी 93% से ज्यादा घरों तक पीने का पानी पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि संसाधनों की कमी किसी भी तरह से नहीं होने दूंगा। जब कभी भी ठाकुर साहब मेरे पास में मांगने के लिए आए, मैंने हमेशा जितनी इनकी अपेक्षा थी उससे ज्यादा संसाधन देने का काम किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय मंत्री जी का, कि देश में केवल एकमात्र हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है। मैंने जब कानून बनाया था, नियम बनाए थे, योजना को रूप देने के लिए जो प्रावधान किए थे, उसमें यह तय किया था कि जो राज्य अच्छा काम करेगा,
जो राज्य समय पर खर्चा पूरा करेगा उसको मैं इंसेंटिव ग्रांट दूंगा। लगातार 2 साल तक एक ही हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसने देश में इंसेंटिव ग्रांट ली, और पिछली बार 2021-22 के बजट में 750 करोड़ रुपए की एडिशनल ग्रांट जो है वो हिमाचल प्रदेश को हमने दी। ये मोदी जी की सरकार है। यहां योजनाओं के लिए, यहां विकास के लिए, यहां इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए कभी धन की कमी नहीं हो सकती। जिस तरह से प्रबंधन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, कोरोना के बाद में भी जिस तरह से पूरी दुनिया जिन विषयों को देखती है, जो बेंचमार्क मानती है कि कोरोना के पहले वो अर्थव्यवस्था कहां खड़ी थी और कोरोना के बाद में उस मुकाम को किसने हासिल किया है। मित्रों, पूरी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में केवल एक भारत की अर्थव्यवस्था है जिसने 2019-20 के बेंचमार्क को क्रॉस करके एक नया बेंचमार्क बनाने में सफलता प्राप्त की। दुनिया में केवल एकमात्र भारत। 8.6% की गति से हम विकास कर रहे हैं। हमारा एक्सपोर्ट जो है वो लगभग 28 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है। हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व 600 बिलियन US डॉलर्स को पार कर चुका। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं घोषित होने के बावजूद भी आज देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किसी तरह की कमी नहीं है। ठाकुर साहब मेरे पास में आते थे, ये कहते थे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जब पहले बनी थी तब हिमाचल में हमारी सरकार नहीं थी, भाई साहब हम पीछे रह गए, कुछ करिए। अभी जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की दूसरे चरण की शुरुआत हुई और दूसरे चरण की शुरुआत के साथ में जो देश की पहली 5 परियोजनाएं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में स्वीकृत की, मित्रों उसमें से 2 योजनाएं हिमाचल प्रदेश की थी, जो नादान परियोजना और फिनांसिंग परियोजना के रूप में हमने स्वीकृत करने का काम किया। मैं जानता हूं पहाड़ी प्रदेश होने के नाते बड़ी बड़ी नदियों से जो पानी आता है, छोटी छोटे नालों से जो पानी आता है, उसके कारण से यहां मिट्टी कट जाती है, कटाव की चुनौतियां आती है, बाढ़ की संकट भी हमारे यहां पर आती है। यहां से जो पानी आता है, मैं तो अपने आप में ऋणी मानता हूं ठाकुर साहब आज इस हिमाचल की धरती का, और इसीलिए इस धरती की रज को अपने मस्तक पर धारण किया था, क्योंकि मेरे घर में जो पानी आता है वो भी हिमाचल प्रदेश से आता है और मेरे घर में जो बिजली आती है वो भी हिमाचल प्रदेश से आती है। इसलिए मेरा कर्तव्य था, मेरा धर्म था कि मैं इस ऋण से उऋण शायद इसके माध्यम से हो जाऊं। भगवान ने मुझे अवसर दिया है। हिमाचल प्रदेश के ऐसे फ्लड प्रोटेक्शन के जो काम है उसमें भी पहली जो परियोजनाएं हमने 10 इस बार स्वीकृत की है, उसमें से 2 परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश की स्वीकृत की है। और मैं विश्वास दिलाता हूं, अभी सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में चर्चा हुई है कि आप जब चुनाव में जाएंगे, आचार संहिता लागू होगी उससे पहले चाहे किसी भी मद में से पैसा लेकर के आना हो, आपकी बची हुई परियोजनाओं को भी हम जो है घोषणा करके उसमें वित्तीय सहायता देंगे। इसका विश्वास और भरोसा मैं आप सबको दिलाना चाहता हूं। मित्रों, ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार, हम किसी परिवार को बनाने के लिए नहीं निकले। मोदी जी के नेतृत्व में हम देश को बनाने के लिए निकले। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा नेता, हमारा नेतृत्व, चाहे पार्टी का नेतृत्व हो, चाहे देश का नेतृत्व हो, चाहे सरकार के नेतृत्व करता हो, निरंतर 24 घंटे 365 दिन अपने शक्ति का एक भी अणु और अपने हृदय का एक भी पवित्र भाव इस देश के इस महान संकल्प के लिए कि हम नया भारत बनाएंगे, इससे बचा करके नहीं रखते हैं। ऐसे लोगों के साथ में हम काम करते हैं। मित्रों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम आजादी के अमृत काल से गुजर रहे हैं। देश आजादी का 75वां वर्ष मना रहा है। एक व्यक्ति के जीवन में 75 साल बहुत बड़े हो सकते हैं। वो 3 आश्रम पार करके वानप्रस्थ की तरफ जाने का, संन्यास की तरफ जाने का समय होता है, वानप्रस्थ पूरा हो जाता है। लेकिन भारत जैसे एक सुदीर्घ परंपराओं वाला देश, लाखों वर्ष के इतिहास और संस्कृति वाला देश, उसके लिए शायद 75 साल का कालखंड उतना बड़ा नहीं हो सकता, उसके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। लेकिन आजादी जो लाखों लोगों ने अपना जीवन समर्पित करके, अपना जवानी समर्पित करके, हंसते हंसते सीने पर गोली खा करके, फांसी के फंदे पर झूल करके, बर्फ की शिलाओं पर लेट करके जो आजादी हमें दी थी, जो सपनों का भारत बनाने की उन्होंने कल्पना की थी, वो सपनों का भारत बनाने का अवसर और वो सपनों के भारत का निर्माण का संकल्प पूरा करने की जिम्मेदारी आज हमारे ऊपर है।
इस आजादी के अमृत काल में जो कुछ हम नहीं कर पाए, पिछले 70-75 साल में जो नहीं कर पाए, पिछले सरकारों में 55 साल तक जो सरकारें इस देश में रही, उन सरकारों के चलते जो काम अधूरे रह गए, जिस मुकाम तक भारत को आज पहुंचना चाहिए था उस मुकाम तक भारत नहीं पहुंच पाया, उस गैप को कम करने की जिम्मेदारी अगले 25 साल तक हम सबको मिली है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली। हमें आजादी की लड़ाई में देश को आजाद कराने के लिए लड़ने का शायद अवसर नहीं मिला होगा, लेकिन देश को उस आजादी की लड़ाई के समय के लोगों ने जो संकल्प किया था, उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए परिश्रम करने का अवसर हम सबको मिला है। मित्रों, आजादी के इस अमृत काल में यदि देश को नरेंद्र मोदी जी के सपनों का नया भारत बनाना है, देश को आजादी के उन सिपाही आजादी की लड़ाई में लड़े उन हुतात्माओं के सपनों का नया भारत बनाना है, उनके सपने को सच करना है, तो मित्रों सत्ता उसके लिए हमारे लिए एक साधन है, सरकार में आना उसके लिए हमारे लिए साधन है। और हिमाचल प्रदेश के मैं देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूं कि यदि आज आप इस मंच से, मैं आपका आह्वान करता हूं कि आज इस कार्यक्रम से यह संकल्प करके यदि आप जाना चाहते हैं कि हिमाचल की यह रवायत कि एक के बाद एक सरकार नहीं बनती, इसको तोड़ने के लिए और इस लक्ष्य के लिए कि हम देश को जो है वो उसके गौरव तक पहुंचाएंगे। आदरणीय श्यामा प्रसाद और दीनदयाल जी ने जो हमारे लिए लक्ष्य तय किया था कि हम भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने का काम करेंगे, इस लक्ष्य को यदि पूरा करना चाहते हैं तो आइए दोनों हाथ खड़े करिए, संकल्प की मुट्ठी बंद करिए और पूरी ताकत के साथ में अपने इष्ट देव को याद करके संकल्प करके यहां से जाइए कि चुनाव तक मैं न रुकूंगा, न थकूंगा, न झुकूंगा, न थमूंगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।